चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अनुच्छेदों को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये वाले क्वेश्चन जो हैं आपके बोनस क्वेश्चन रहते हैं कि बस आपको ध्यान से चीजों को पढ़ लेना है और फटाफट सॉल्व कर देना है। ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि आप जब पहली बार आप अच्छे से पढ़ लें, पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लें। सेकंड बार में आप पढ़ें तो क्वेश्चन के साथ पढ़ लें। पहले पहला क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत एक अंदाजा हो जाता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कहाँ पे होगा। फिर उस लाइन को पढ़ लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, एक बार लेकिन पहले पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ लेना है। स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, निम्नलिखित 20वीं सदी के आखिरी तक कुछ महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, महिलाएं जो है भाई किताबें लिख रही हैं, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल गई और प्रशिक्षण केंद्र खोले गए तथा महिलाओं को संगठित किया गया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूक बनाने के लिए जो राजनीतिक दबाव समूह है वो बनाने में लगी थी। सभी समुदायों की महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। ठीक है, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं एक बार आगे के पैराग्राफ पे। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता, समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। यद्यपि उनका आग्रह था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अपनी अन्य मांगें कुछ समय के लिए टाल देनी चाहिए। तो ये उनका एक रिक्वेस्ट था, किसका? जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका कि महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो अनुच्छेद के आधार पर सत्य है। जो हमने अनुच्छेद पढ़ा उसके आधार पर सत्य है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दिखा दूंगी कि कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष में जुटने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आई थी, पहला है। दूसरा, महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ था। अब भी पढ़ा है हमने कि हाँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि महिला जो थी उन्हें राष्ट्रवादी नेताओं का आश्वासन था। ठीक है, नेक्स्ट, महिलाओं के संघर्ष को दबा नहीं पाया गया, मतलब दबाया नहीं गया था। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है। अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी थी। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो अनुच्छेद के आधार पर सत्य है? मैं एक बार ये क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ कि कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है ना। आप लोग एक मिनट वेट करिए जरा, कहीं टीम ने उसको गलत तो, सत्य है या असत्य है, ये मैं एक बार अच्छे से देख लूं। हाँ, इसमें देखिए अनुच्छेद के आधार पर कौन सा कथन असत्य है, ये सत्य लिख दिया है, यहाँ पे ये असत्य है। ठीक है, यहाँ पे असत्य, क्योंकि सत्य तो है इसमें बहुत सारे, ये भी सत्य है। ठीक है, ये वाला भी आपका सत्य है, अधिकारों की मांग उठाई, ये भी सत्य है। लेकिन महिलाओं के संघर्ष को दबाया नहीं गया था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि महिलाओं के संघर्ष को दबाया नहीं गया। ठीक है, तो ये वाला जो कथन है, स्वतंत्रता संघर्ष में जुटने के लिए सभी समुदायों ने महिलाएं आ गई, महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का, और यहाँ पे ना ये वाला होना चाहिए आप लोगों का, महिलाओं के संघर्ष को दबाया नहीं गया। और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपके एग्जाम में था कि महिलाओं को, ये ऑप्शन आपका गलत था। और ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि महिलाओं के लेखन मतलब वो लिख रही थी, लेखन को सराहा नहीं गया, सराहा नहीं गया, ये ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये वाला आप लोग, संघर्ष को दबा नहीं पाया गया, ये कुछ और लिख गया है यहाँ पे। ठीक
ठीक है। तो महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया, बल्कि उस टाइम महिलाएं लिखती थी और उनके लेखन को सराहा भी गया था। ये अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल में प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को संगठित किया। तो ये सब हो रहा था, बट यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि उनके लेखन को सराहा नहीं नहीं गया था, बल्कि सराहा गया था। आप लोगों को मैं बता दूं कि एक महिला थी, रासमुंदरी देवी। रासमुंदरी देवी, इन्होंने पहली बार महिला में किसी ने पहली बार अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा का नाम था अमार जीवन। अमार जीवन। पढ़ना लिखने की इतनी प्रॉब्लम थी, इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था। इनके घर में एक टीचर आते थे, तो उन टीचर को छुप छुप के ये सुनती थी और उनसे पढ़ना लिखना इन्होंने सीखा था। मतलब इतनी कठिन परिस्थिति में वो पढ़ ली थी, और हमारे पास तो सब कुछ है, हम पढ़ भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। इसके साथ साथ एक और आप लोग नाम याद रख लेना, जैसे पंडित रामाबाई, है ना। इन्होंने, पंडित रामाबाई जो थी, इन्होंने जो एलिट क्लास की लेडीज होती हैं, है ना, हाई कास्ट की जो वुमेन होती हैं, उनके ऊपर लिखा था कि उनकी दशा बताई थी कि जो हाई कास्ट की वुमेन होती हैं उनकी सामाजिक दशा कैसी है, तो उस पर इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रस्तुत रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए संदर्भ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है, आप लोगों को बताना है इसमें। ठीक है, तो पहला है, स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया गया था। दूसरा है, भारतीय महिलाएं अपने प्रयासों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में सम्मिलित कर सकती थीं। तीसरा है, राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन किया और बाद में कहा कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। ये सही है या नहीं, आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए। फिर है, स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। ये भी आप लोगों का फोर्थ है। एक बार मैं देख लेती हूँ कि ये क्वेश्चन कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन थोड़े मिसप्रिंट हुए हैं। हाँ, ये सही है। तो इसमें से अगर हम देखें कि संदर्भ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतरीन निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो इसमें फोर्थ नंबर जो है वो सबसे बेहतरीन निष्कर्ष निकल रहा है। अगर आप अच्छे से देखें तो कि स्त्रियों की भागीदारी जो थी वो स्वतंत्रता संघर्ष को और भी ज्यादा अधिक क्या बनाती है, आकर्षक बनाती है। ठीक है, ये पैरा जो है आपके पैसेज वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छे नंबर देके जाते हैं। बस आप लोगों को अच्छे से पैसेज से देखकर ही चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें कुछ लोग अपनी प्रभुता दिखाते हैं, उसे उत्पन्न और संगठित करता है प्रणाली कहलाती है। ठीक है, बताना है आपको कि वो प्रणाली आखिर कहलाती क्या है। ऐसी प्रणाली जिसमें एक वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग को, मतलब स्पेशली जो पुरुष समाज है, वो महिलाओं को बहुत ज्यादा क्या करता है, अपना प्रभुत्व जमाता है उस पे। ठीक है, पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है और उत्पीड़न और उसका शोषण करता है। ये क्या कहलाता है, ये जो प्रणाली होती है इसे क्या कहते हैं, तो आप लोग सबको ही पता होगा कि ये सत्तात्मक पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहलाती है। पितृ से हो गया यहाँ पे, पितृ से आप पुरुष भी लगा सकते हैं या पिता भी लगा सकते हैं, और सत्ता मतलब शासन। तो पुरुषों का शासन जो रहता है इस प्रणाली में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे फांसीवाद क्या है। जैसे पहला ऑप्शन है आपका फांसीवाद, तो फांसीवाद तो भाई ये इटली से रिलेटेड एक टर्म है। इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद को जन्म दिया था, मुसोलिनी ने। ठीक है, राजतंत्र क्या होता है, यहाँ पे राजा का शासन होता है, राजा का शासन होता है ना। यहाँ पर है पदानुक्रमिक, ये सद्भावनापूर्ण नहीं है, यहाँ पे पदानुक्रमिक है।
पदानुक्रमिक है। तो पदानुक्रमिक क्या होता है यहाँ पे कि एक व्यवस्था होती है, जैसे हमारे स्कूल में क्या होते हैं, प्रधान अध्यापक होते हैं, प्रधान अध्यापक हैं, फिर शिक्षक हैं, फिर बच्चे आ जाते हैं। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे का ये जो क्रम चल रहा होता है, इसे पदानुक्रमिक कहा जाता है। ठीक है, बाकी आपका जो आंसर है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। यहाँ आप फांसीवाद का याद रखिए कि इटली से जन्म हुआ था फांसीवाद का, और मुसोलिनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में सही गलत है? ठीक है, यहाँ पे गलत, देखिए गलत और सही का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। शासक की प्रशंसा करने तथा उनके संरक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राय काव्य और गद्य में लिखी जाती थी, है ना, गद्य और पद्य में लिखा जाता था इसको। प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ये तथ्य प्रधान व यथार्थवादी है, इस कारण इसे इतिहास के सुदृढ़ स्रोत माना जाता है। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। सबसे पहले आप समझ लें कि प्रशस्ति का मतलब होता क्या है। ठीक है, प्रशस्ति का जो सिंपल मतलब होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा। ठीक है, और प्रशंसा में हम क्या बताएंगे, हम राजा की वीरता का वर्णन करेंगे, राजा ने क्या किया है इसका वर्णन करेंगे, राजा कितना पराक्रमी है, कितना प्रभावशाली है, ये वर्णन करेंगे। और ये वर्णन करेगा कौन, ये बताएगा कौन? जो राजा के दरबारी लोग रहेंगे, दरबारी कवि, दरबार में जो विद्वज्जन बैठे हैं, ज्ञानी लोग बैठे हैं उसके दरबार में, कवि, लेखक, यही लोग ये सारी चीजों की प्रशंसा करेंगे। और जब ये लोग इस चीज की प्रशंसा करेंगे तो राजा उन्हें खुश होकर इनाम देंगे। तो वो और बढ़ चढ़ के प्रशंसा करते थे इस चीज की कि भाई राजा ने ये किया, उसके अंदर 100 हाथियों का बल है और पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रशस्तियां लिखी जाती थी, उसमें प्रशंसा होती थी राजा की। ठीक है, राजा खुद नहीं लिखेगा अपनी प्रशंसा, वो खुद नहीं करेगा, अपने दरबार में जो लोग बैठे हैं उनसे करवाएगा। ठीक है, बहुत फेमस प्रशस्ति है, उसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति, आपने सुनी होगी शायद। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति है, बड़ी फेमस है, जिसको हरिशेन ने लिखा था। इसे लिखा किसने था? दरबारी कवि थे हरिशेन। ठीक है, हरिशेन जो है वो दरबारी कवि थे। अच्छे से लिख देती हूँ मैं वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हरिशेन जो है उन्होंने लिखा था, और इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं, कि इलाहाबाद में ही है। ठीक है, इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। ठीक है, किसे? प्रयाग प्रशस्ति को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो उस हिसाब से हम अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। शासक की प्रशंसा करने तथा उसके संरक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से ये लिखी जाती थी काव्य और गद्य में। राजा इन्हें स्वयं लिखते थे। मैंने अभी बताया राजा स्वयं नहीं लिखता था भाई, कौन लिखता था? कवि लिखते थे, लेखक लिखते थे, उसके दरबार में जो लोग रहते थे वो लिखते थे। ये तथ्य प्रधान यथार्थवादी होती थी, इसके इतिहास जानने का और बहुत बड़ा स्रोत है, ये तो बिल्कुल सही बात है। प्रशस्ति में राजा और शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था, ये ऑप्शन भी एकदम सही है। ठीक है, तो हमारा गलत ऑप्शन क्या होगा कि राजा जो है इसे स्वयं लिखा करता था, ऐसा नहीं होता था। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? अब देखिए, आप सामाजिक विज्ञापन क्या होते हैं? ऐसे आपके आप टीवी देखते होंगे, एक विज्ञापन आपके टीवी में आता है कि सभी लोग अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें पोलियो की 2 बूंद पिलाएं, है ना, साफ सफाई रखें, बारिश के टाइम पर पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छर हो जाएंगे फिर मलेरिया होगा। ये सारे कुछ ऐसे विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती हैं। और कुछ विज्ञापन क्या होते हैं कि क्लिनिक प्लस शैम्पू लगाइए और अपने बालों को रेशम बनाइए, आते होंगे कुछ इस तरीके के आते हैं। तो जो समाज के कल्याण के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो सामाजिक विज्ञापन होते हैं, और जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो व्यवसायिक एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो पता चला ये सोच रहे हैं कि मैम हमें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे रही हैं। ठीक है, सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को बढ़ावा बनाना, मतलब बढ़ावा देना उन्हें, पहला। दूसरा, व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक नेटवर्क वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना।
ऐसा होता है या नहीं, हम देखते हैं। जनसाधारण के सदस्यों को इच्छित सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु प्रेरित करना। चौथा, व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं जिनसे उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा जो है वो क्या होती है, मानसिक धारणा को बदला जा सकता है। यहाँ पे आप लोगों को सामाजिक विज्ञापन का अर्थ समझना होगा, तो आप लोग ये क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक बार ये ऑप्शन चेक कर लूं फिर से कि ऑप्शन कहीं गलत तो नहीं दे दिया है, उसके बाद में आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, सामाजिक तंत्रों को सामाजिक समूहों का लक्ष्य बनाना, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है इसमें। 39 आप लोगों का क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस हाँ सही है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें से अपना सही कौन सा बन रहा है। तो सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को बढ़ावा देना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सामाजिक तंत्र और सामाजिक समूहों को बढ़ावा देना, इसका एकदम मकसद होता है जो सामाजिक विज्ञापन आते हैं। ठीक है, पोलियो की 2 बूंद पिलाइए अपने बच्चों को, तो सामाजिक एक मैसेज है ना पूरे समाज को कि सामाजिक तंत्र को अच्छा बनाने के लिए। दूसरा, व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक नेटवर्क वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। नहीं, व्यक्तिगत वाणिज्य नहीं होता यहाँ पे, पूरे समाज के कल्याण के लिए चीजें की जाती हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो है गलत हो गया। बस आंसर यही होगा क्योंकि उसने नहीं है पूछा है। जनसाधारण के सदस्यों को इच्छित सामाजिक गतिविधि में व्यस्त रखने हेतु, हाँ बिल्कुल प्रेरित करते हैं वो विज्ञापन, और व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं जिससे उनकी मानसिक धारणा और अभिवृत्ति भी चेंज होती है। बार बार अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, बार बार टीवी में देख रहे हैं कि बच्चों को 2 बूंद पोलियो के पिलाने हैं, तो हम बिल्कुल हमारे मन में आएगा कि इतने बार आ रहा है, हमें भी अपने बच्चों को पोलियो के 2 बूंद पिलाने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अभिवृत्ति में चेंज आता है। चलिए आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान किसके विकास ने नई चीजों या सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहारों के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। याद रखने वाली बात है कि वो अभी का बात नहीं कर रहा है, वो 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है। ठीक है, 19वीं सदी शताब्दी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, 19वीं सदी में वो बोल रहा है आपसे कि ऐसे कौन से माध्यम थे लोगों तक अपने संदेश को, अपने विचार को पहुंचाने के, जिसने पूरे के पूरे वाद विवाद और चर्चाओं को जो मुद्दा बनाते थे, है ना। तो यहाँ पे संसाधनों को पूछ रहा है वो कि 19वीं शताब्दी में क्या क्या था। अब आप लोग देखिए, आज के टाइम पे आपको कोई मैसेज कन्वे करना है पूरे समाज को, तो आप क्या करते हैं भाई, इंस्टाग्राम पे जाके आपने अपना मैसेज कन्वे कर दिया, है ना। इसके बाद अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल दी। आपको भी कोई चीज देखनी होती है तो आप यूट्यूब से सर्च करते हैं और आपको पता चल जाता है कि डिस्कशन क्या चल रहा है पूरे समाज में। आपको रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखना है, बस आपने यूट्यूब पे टाइप किया रशिया यूक्रेन वॉर, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, सारी चीजें पता चल जाएंगी कि यहाँ क्या चल रहा है, तुरंत पता चल गया। 19वीं शताब्दी का सोशल मीडिया क्या था, वो यही पूछ रहा है। ठीक है, आज के टाइम का सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये है। 19वीं शताब्दी में तो इंस्टाग्राम फेसबुक था नहीं, तो उस टाइम का सोशल मीडिया क्या था, आपको बस ये बताना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ऑप्शंस पे एक बार। ठीक है, अगर हम रंगमंच की बात करें, पहला है रंगमंच। तो रंगमंच, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लोग मनोरंजन के लिए आते थे, ये मनोरंजन का साधन था। ठीक है, मनोरंजन का साधन था, यहां से संदेश भी पास किए जाते थे। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहां से विचार विमर्श होते थे या कुछ अच्छे मुद्दों पर डिस्कशन होता था, ये नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, चलचित्र की बात करें, चलचित्र का मतलब है सिनेमा, तो सिनेमा का विकास जो है वो 20वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, 19वीं में नहीं। अगर हम रेडियो की बात करें, तो रेडियो का भी जो विकास हम माने देखें तो लगभग 20वीं शताब्दी में ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आया है, और 19वीं शताब्दी में कुछ गिने चुने लोग होते थे, उनके घर में रेडियो रहता था। अब बात आती है पत्रिकाओं की। ठीक है, आप लोग एक चीज याद रखना, क्या होता है, लगभग 1990 के समय पर, है ना, प्रिंटिंग प्रेस जो होता है उसका विकास हो जाता है, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो जाता है।
और बड़े ही अच्छे लेवल पे बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं, जैसे राजा राम मोहन राय की बात करें तो वो संवाद कौमुदी जैसी इतनी बेहतरीन पत्र पत्रिकाएं छापते हैं जिसमें सती प्रथा जैसी कुप्रथा का वो घनघोर विरोध करते हैं। तो लोगों को कैसे पता चला कि सती प्रथा गलत है? ऐसा तो वो विचार विमर्श हुआ ना, राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्रिका में चीजों को छापा तो। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से बहुत सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं ये छपने लगे। ठीक है, तो इस कारण से ये जो समाचार पत्र पत्रिकाएं थे ये वाद विवाद और चर्चाओं का विषय बनते हैं। ठीक है, अब आप लोग आंसर निकाल ही लेंगे कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पत्र पत्रिकाएं, क्योंकि रंगमंच जो था मनोरंजन और संदेश का हो गया, सिनेमा 20वीं शताब्दी में आया था और रेडियो सबके पास अवेलेबल था नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, बंगाल में उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। तो बंगाल में बंगाल जो था, जो बंगाल क्षेत्र था वो वैसे ही समृद्धि का क्षेत्र माना जाता है। अंग्रेज भी हमारे यहाँ आए तो उन्होंने बंगाल को बहुत जल्दी कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि जो बंगाल पे अगर किसी को पूर्व में राज करना है तो वो बंगाल को कैप्चर करता था। और बंगाल की समृद्धता का वर्णन जब आप इतिहास मेरे साथ पढ़ेंगे पूरा का पूरा तो आपको पता चलेगा कि बड़ा समृद्धशाली राज्य था बंगाल। और फिर इस कदर उस राज्य को लूटा कि सबसे ज्यादा बड़ा जो अकाल पड़ा है वो वहीं पड़ा है। ठीक है, आते हैं हम अपने विषय पे। पहला ऑप्शन है आपका, यहाँ पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि बंगाल में उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया गया जो शक्तिशाली बने। ऑप्शन पे आने से पहले मैं बिल्कुल छोटा सा आप लोगों को समझाती हूँ कि कोई भी व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है या कोई बड़ा व्यवसायी है ना, व्यापारी या व्यवसायी है, वो कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाता है। मान के चलो अंबानी की बिल्डिंग है एंटीलिया, उतनी बड़ी बिल्डिंग है उसकी। ठीक है, इतने बड़े उद्योगपति हैं और उनकी उतनी, उन्होंने बहुत भव्य बिल्डिंग बना रखी है। तो कोई भी बड़ा व्यापारी होता है तो वो अपनी थोड़ा सा कहना चाहिए अपना वैभव दिखाने के लिए, है ना, दिखाने के लिए क्या करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश करता है। ये कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए बंगाल पर। थोड़े से पुराने टाइम पे चले जाइए, 19वीं शताब्दी के लगभग, 18वीं 19वीं 16वीं शताब्दी के लगभग जाइए आप। उस समय पर भी जो राजा महाराजा थे बंगाल के, वो अपना वैभव दिखाने के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े महल बनाया करते थे। ठीक है, और उसका एक कारण ये भी रहता था कि वो महलों को बनाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। मतलब कि हम जो हैं बहुत वैभवशाली हैं, हम शक्तिशाली हैं, हमने इतना बड़ा मंदिर बना दिया, है ना। जैसे आप देखेंगे कि जो बृहदेश्वर मंदिर ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर है, वो कितना बड़ा मंदिर है ना, आप लोग उसके बारे में पढ़ते भी हैं। तो ये चोल राजाओं ने बनाया था। ठीक है, चोल राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। क्यों? अपनी धर्मपरायणता दिखाने के लिए और अपने आप को शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन समझेंगे। तो क्यों बनाते थे ये लोग बड़े बड़े मंदिर? समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए। ये एक कारण है उसका कि वास्तुकला का भी प्रदर्शन होता था, लेकिन ये एक मुख्य कारण ये नहीं है। ठीक है, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर वो दक्षिण में बृहदेश्वर मंदिर बन रहा है तो वो लोग इसलिए मंदिर बना रहे हैं कि भाई बृहदेश्वर मंदिर हम बना देते हैं और जहां वो बनेगा वहां का वातावरण अच्छा हो जाएगा। ये उद्देश्य नहीं होता था, कारण हो सकता है पर उद्देश्य नहीं था। तीसरी चीज है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता घोषित करने के लिए, अनुयायी बनाने के लिए। बिल्कुल, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बनाते थे, धर्म परायणता घोषित करने के लिए बनाते थे। मंदिर बना रहे हैं इसका मतलब है कि अगर हिंदू राजा मंदिर बना रहे हैं इसका मतलब है कि वो हिंदू धर्म के परम उपासक हैं। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। तो ये तो हो ही जाता था, अगर मंदिर बनाएगा कोई व्यक्ति तो वो अच्छे कार्य किए, पर केवल ये उद्देश्य नहीं था, अपन को मेन उद्देश्य बताना है। ठीक है, तो मेन जो था वो थर्ड नंबर का है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, धर्मपरायणता दिखाने के लिए और अपने अनुयायी बनाने के लिए। चलिए फोर्थ नंबर पे चलते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय, अभी मैंने आप लोगों को उनकी एक पत्रिका का नाम बताया है,
आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, ठीक है। जब मैं अभी सती प्रथा का बता रही थी, हिंट भी दे दिया मैंने। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे। आपको बताना है कि वो लोग किस युक्ति का प्रयोग करके समाज को सुधारने का प्रयास करते थे, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर लिखा। अब मैं बता ही देती हूँ वो कौन सी पत्रिका है। संवाद कौमुदी में उन्होंने सती प्रथा के विषय में लिखा। तो उनका मेन मोटिव क्या रहता था कि वो किस युक्ति का प्रयोग करते थे अपने पत्र पत्रिका में, लोगों से डिस्कशन में, ताकि लोग उस चीज को समझते थे कि जो सती प्रथा समाज में प्रचलित है वो गलत है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। नहीं, सरकार के प्रभाव का, क्योंकि सरकार तो उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ पे, क्राउन का शासन था, तो ये नहीं है। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से श्लोक और वाक्य का प्रयोग करते थे। बिल्कुल, ये एकदम सही है, ठीक है, ये सही बात है। वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे। राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता थोड़ी बहुत मात्रा में लेती थी, पर बड़ी मात्रा में इस तरीके की सहायता नहीं ली जाती थी, ठीक है। वे लोकप्रिय सामाजिक बदलाव की सहायता लेते थे। अब सामाजिक बदलाव तो वो खुद करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके का सामाजिक बदलाव उस समय पे था नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे नियर जो सही आंसर है वो ये है कि वो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से श्लोक उठाते थे और वाक्य का प्रयोग करते थे। अच्छा, वो इसलिए भी उठाते थे कि ग्रंथों में जो बात लिखी है उसको पूरा समाज में मान्यता बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती थी, ठीक है, इसीलिए वो लोग इस युक्ति का प्रयोग करते थे। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में समझ लीजिए। राजा राम मोहन राय, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट 2-3 फैक्ट हैं इसके, आप याद रखना। सबसे पहले इनका जो जन्म है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? बंगाल में इनका जन्म होता है। 22 मई 1772 को इनका जन्म होता है। राजा राम मोहन राय बड़े ही प्रतिभाशाली थे ये, ठीक है। इन्होंने जो अपनी ये यहाँ से थोड़ा ऊपर नहीं होगा, ठीक है, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट अपनी मतलब क्या कहना चाहिए उन्हें, धर्म सभाओं का आयोजन किया और पूरे भारत में वो बड़े ही बड़े स्तर पे वो प्रसिद्ध हुई। उसमें से इंपॉर्टेंट जो है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। सबसे पहली है 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 में। उसके बाद 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है, वेदांत कॉलेज की, जहां वो वेदों की शिक्षा दिया करते थे। और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ये 3 चीजें, ठीक है। मूर्ति पूजा के कड़े विरोधक थे ये, बहुत ज्यादा मतलब पाखंड मानते थे उसे, मूर्ति पूजा को विरोध करते थे उसका। आप लोगों को ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम हमारे। ज्यादातर महाजनपदों की मजबूती किलेबंदी थी, क्योंकि हाँ, महाजनपद जो थे वो किलेबंद रहते थे, क्योंकि आपको बताना है वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। शासकों को आक्रमण का भय था और स्वयं की रक्षा हित को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये उनकी समृद्धि योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। इनके आसपास लकड़ी, ईंटों और पत्थरों की उपलब्धता थी। आपको बताना है यहाँ पे कि महाजनपदों में इतनी ज्यादा जो किलेबंदी होती थी वो क्यों होती थी। अब आप सिंपल बताइए, आज के टाइम पे अगर भारत में जो आर्मी है वो सीमा से हट जाए तो क्या होगा? भारत पे आक्रमण हो जाएगा, दुश्मन भारत के अंदर घुस जाएंगे, घुसपैठिए आ जाएंगे। तो क्यों सीमा सुरक्षा की गई है? इतनी ज्यादा सुरक्षा क्यों की गई है? ताकि बाहरी आक्रमणों का भय जो है वो कम हो सके और भारत की पूरी जो जनता है, भारतीय भूमि है, उसकी रक्षा हो सके, ठीक है। किलेबंदी का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो यही रहता है, रक्षा, ठीक है, रक्षा, स्वयं की रक्षा, बस। तो यहां से आपका ऑप्शन निकल आएगा कि
शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा हेतु सुनिश्चित करना चाहते थे। कैसे? किलेबंदी करके। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये उनकी समृद्ध योद्धा परंपरा के प्रतीक थे। तो हाँ, ये तो परंपरा के प्रतीक थे ही, बट जो ऑप्शन सही है आपका वो ये वाला है। आसपास लकड़ी, ईंट और पत्थर की उपलब्धता थी, हाँ, लेकिन ये उपयुक्त कारण नहीं है। ठीक है, समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, ये भी एक कारण है, लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं था किलेबंदी का। मुख्य उद्देश्य था ये वाला कि आक्रमण के भय से रोकना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं, कहाँ स्थापित करते हैं उद्योगपति उद्योग? ठीक है, उनकी कुछ परिस्थितियां दी हैं, उनको आपको डिस्कस करना है। वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, मतलब सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल हैं, इतनी अच्छी हैं कि उन्हें बहुत अच्छी सब्सिडी मिल रही है, उन्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, साथ साथ में बिजली पानी इसकी व्यवस्था है। कोई आसपास जो कोई भी समस्या हो रही है तो गवर्नमेंट उन चीजों को सॉल्व कर रही है। तब अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, वे तब उद्योग स्थापित करते हैं। कस्बे जहां विकसित हो वहां उद्योग लगाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो, नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं। वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकते हैं, हाँ, मूल स्थान को भी विकसित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उद्योग अपने मूल स्थान पर ही लगाएंगे। जैसे कि अगर आप नॉर्मल सा जानिए, जैसे अगर कपास कहीं बहुत अच्छी होती है, अहमदाबाद में कपास बहुत अच्छी होती है, तो कपड़ा मिल जो है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, वो अहमदाबाद के नियर लगाएगा, ताकि उसको फायदा भी होगा, क्योंकि कच्चा माल भी मिलेगा और साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाएगी, उसकी परिवहन ट्रांसपोर्टेशन भी कम लगेगा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसमें से बताना है कि कब उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं, कब स्थापित करते हैं? जब स्थापित करते हैं जब वे क्या देखते हैं कि वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, है ना, मतलब उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट जो है उन्हें बहुत अच्छी सब्सिडी दे रही है, बहुत अच्छी पॉलिसीज दे रही है, तब वो क्या करते हैं, जो है उद्योगों को स्थापित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित का मिलान करना है आपको, बस अब इनका तो मिलान करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने फिर भी रख लिया है कि आप लोगों को इतने इजी इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कृषि, कृषि का मतलब क्या होता है? सिंपल, कृषि मतलब फसल को उगाना और खेती करना। उद्यान का मतलब क्या है भाई? फल फूल और सब्जियों को उगाना। मत्स्य का मतलब क्या है? मछली पालन, एकदम। द्राक्षा कृषि बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि द्राक्षा कृषि का मतलब होता है अंगूर की खेती। बस ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप देख लीजिए इसमें से कौन सा है, फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड, इसमें भी है, इसमें भी है, सेकंड का आपका थर्ड है, इसमें है, मतलब ए ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? आप लोगों को नहीं बताना है। ठीक है, आप देखिए कि ऐसी सभ्यता जिसे विश्व की सबसे बेहतरीन सभ्यता में माना जाता है, जिसका नगर नियोजन, जिसकी टाउन प्लानिंग, हम आज के जो नगर जब हम बसाते हैं, जब हम स्मार्ट सिटी बसाते हैं, तब भी पढ़ते हैं, है ना, उसका रेफरेंस लिया जाता है। तो उतनी बड़ी सभ्यता आके समाप्त कैसे हो गई? तो इस विषय में जब हम हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोग जानेंगे कि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, सबके अलग अलग मत हैं, कोई एक मत नहीं है इस विषय पर कि एक पर्टिकुलर यही रीजन रहा होगा इसलिए हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। बहुत सारे रीजंस हैं, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ आ गई, आक्रमण हो गया, पानी की कमी हो गई, महा कोई बड़ी सी बीमारी आ गई, है ना, महा बीमारी आ गई कोई बहुत बड़ी, तो पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण बहुत सारे इतिहासकारों ने दिए हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से जो कौन सा ऐसा कारण है वो गलत है। पहला है जंगलों का विनाश और बाढ़ के कारण। हाँ, तो बाढ़ बिल्कुल थी, क्योंकि रावी और सिंधु नदी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जिनके किनारे हैं, इन दोनों नदियों में बाढ़ आने के कारण। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है।
पशुओं के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदान को चरने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। अब आप बताइए, केवल पशु इतना चर लेंगे कि मृदा आवरण नष्ट हो जाएगा? होता है, इससे अपर्दन होता है, लेकिन ये कारण ऑथेंटिक कारण नहीं है। लेकिन फिर भी हम अभी दो ऑप्शन और पढ़ते हैं, फिर हम सही पे आएंगे। नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गए। हाँ, ये तो है, सूखा आ गया होगा पानी की कमी के कारण। नगरों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और लड़ाई। नगरों के बीच बिल्कुल हो सकती है आपसी प्रतिस्पर्धा और लड़ाई। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे नियर कारण लग रहा है वो ये है कि पशुओं के बड़े बड़े झुंड जो थे वो चारागाह और घास वाले मैदान को चरने के लिए, और वहां का मृदा आवरण नष्ट हो गया। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका सही है, क्योंकि ये जो है उन कारणों में से एक कारण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब टाइम कम है और आप लोगों के सारे क्वेश्चन भी मुझे सॉल्व कराने हैं, तो हम थोड़ा सा अब जल्दी देखते हैं इन क्वेश्चंस को। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? स्थानांतरित कृषक जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इन कृषकों को काम करने के लिए, है ना, काम करने के लिए जहां ये रहते हैं उस स्थान से कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है ना। ब्रिटिश टाइम पे भी ऐसा बहुत होता था। तो स्थानांतरित कृषकों को उनके साथ समस्या क्या हो जाती थी कि उन्हें छुट्टी भी नहीं दी जा रही है उनके मन से। ठीक है, अगर वो घर जाना चाह रहे हैं तो नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से वो काम भी नहीं छोड़ सकते। एक बार अगर आप स्थानांतरित कृषक में शामिल हो गए तो आप अपनी मर्जी से काम नहीं छोड़ सकते जब तक आपको मालिक अनुमति नहीं देगा। ठीक है, तो ये होते थे स्थानांतरित कृषक। बड़ी समस्या थी इनकी। अब हम देख लेते हैं कि इन्हें किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कौन सी थी। उनके कृषि उत्पाद में गिरावट आई। कृषि उत्पाद में गिरावट आई ये कारण नहीं है, क्योंकि उनके पास कृषि नहीं थी, तब तो वो कहीं और खेती करने के लिए जा रहे थे। दूसरा, उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई। बेरोजगारी, शोषण, ये भी छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन अगर मुख्य कारण हम देखें तो ये है कि उनकी गतिविधि, कहीं आना जाना, देखो छुट्टी नहीं मिल रही है, वो घर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका आना जाना प्रतिबंधित हो गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला कारण। ठीक है, कौन सा किस समस्या का? तो इस समस्या का बहुत ज्यादा उन्हें सामना करना पड़ रहा था। चलिए, अब मध्यकालीन भारत में मंदिरों को खालिस्तान के केंद्र के रूप में माना जाता था। ठीक है, तो जो मंदिर हैं, जब हम मंदिरों को देखते हैं कि मंदिरों को किस चीज का केंद्र माना जाता है, ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि मंदिर जो होते हैं वो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिरों में सिर्फ ऐसा नहीं है कि भगवान की पूजा की जा रही है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि भगवान की पूजा की जा रही है। मंदिरों में भगवान की पूजा के साथ साथ गायन, वादन, ठीक है, इवन कुछ आर्थिक आर्थिक गतिविधि भी हो रही हैं। ठीक है, मंदिर का जो पुजारी है भाई, वो राजा के दरबार में भी उपस्थित है और राजा को भी क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है। इस तरीके से मंदिर जो है वो शिक्षा शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ पर शिक्षा के भी केंद्र बन रहे थे मंदिर। ठीक है, तो शिक्षा भी दी जा रही थी, गायन, वादन, शिक्षा, ये सब मंदिरों में हो रहा था। तो मंदिर जो थे इन सारी चीजों के कारण सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गए थे। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन है आपका, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार। तो मंदिर में विदेशी व्यापार कैसे होगा? विदेशी व्यापार होना है तो व्यापारिक नगर में होगा, है ना। या तो व्यापारिक नगर में होगा या बंदरगाह नगर में होगा, या बंदरगाह नगर में होगा। ठीक है, सूफी आंदोलन, तो ये जो सूफी आंदोलन है ये सूफियों का जो स्थल होता है वहां पर होगा। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं है आपका, है ना, जो खानकाह होती हैं वहां पर होगा। और वास्तुकला का तो ऐसा कुछ है नहीं, मंदिरों की वास्तुकला बहुत अच्छी होती थी, पर ये ऑप्शन नहीं है इसमें। सबसे जो बेस्ट है आपका जो ऑप्शन, और आपका आंसर बनेगा वो ये बनेगा कि सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे क्या? मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आते हैं गजनवी पर। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ के मंदिर को नष्ट किया गया। ठीक है, उसके पीछे का मुख्य कारण बताना है कि क्या होगा। आई होप आप लोगों ने गजनवी के बारे में सबने पढ़ा होगा। गजनवी जो था इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 1000 से 1000
27 तक। ये जो सोमनाथ का आक्रमण था ये इसका 15वां आक्रमण था। इतना धन लूट के ले गया था यहाँ से कि इसने गजनी में जाकर गजनी की जो मस्जिद थी, गजनी की जो मस्जिद थी उसकी सीढ़ियों में मंदिर का जो सोना था, मंदिर के जो अवशेष थे वो जड़वा दिए थे। ठीक है, तो ये बोला जाता है इसने। अब क्यों किया था इसने, मुख्य कारण बताना है आपको। तो उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं आई। अरे भाई वो गजनी में रह रहा है, उसे क्या करना यहाँ का मंदिर कैसा है, तो ये नहीं है। उसने इस्लाम के महत्व के उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। ठीक है, हम देखते हैं ये वाला है कि नहीं, पहले आगे पढ़ लें। वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। नहीं, वो किस उद्देश्य के लिए करेगा, उसकी तो राजधानी गजनी है। वह एक महल बनाना चाहता था, मंदिर को महल वो क्यों बनाएगा। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। वो इस्लाम का महान नायक बनना चाहता था और अपनी धार्मिक जो धर्म परायणता है वो सबके सामने सिद्ध करना चाहता था कि मैं बहुत ही अच्छा मुस्लिम हूँ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। आप लोग इसके बारे में थोड़े बहुत चीजें ये याद रखना कि ये कौन से नंबर का आक्रमण था। तो 15वां आक्रमण था। और इसका भारत पर आक्रमण करने का जो गजनबी का उद्देश्य है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसका जो उद्देश्य था भारत पे आक्रमण का वो केवल धन लूटना था। ठीक है, यहाँ पे शासन वगैरह करना नहीं चाहता था। वो आया, अपना लूटा पाटा और अपनी राजधानी वापस लौट गया, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपियों के संदर्भ में सही नहीं है। हस्तलिपि का मतलब क्या होता है, आप लोग सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लीजिए। मतलब जो चीज हाथ से लिखी है। ठीक है, जो चीज किससे लिखी है, हाथ से लिखी है, मतलब मेन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा मेन्यूस्क्रिप्ट के बारे में कि जो चीज किससे लिखी हुई है, हाथ से लिखी हुई है। ठीक है, तो उस टाइम पे हस्तलिखित लिपियां क्या होती थी, जैसे ताड़पत्र, ताड़पत्र पे लिखा जाता था, भोजपत्र पे लिखा जाता था। ठीक है, भोजपत्र पे लिखा जाता था। कुछ ऐसा भी होता था कि कपड़े पे भी, सूती कपड़े जो होते थे बाद में सूती कपड़ों पे भी लिखा जाने लगा। ठीक है, तो ये हस्तलिपियां होती थी। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा इसके बारे में सही नहीं है। आप लोग देखिए, ये प्राय ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। हाँ, ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सबसे ऑथेंटिक स्रोत होती हैं वो जिस काल में लिखी जाती हैं उस काल का, अगर वो मिल जाती हैं तो उस काल के बारे में, कालक्रम, कौन सा राजा था, राजा की विजय कौन सी थी, इन सब के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। वे हस्तलिखित थी और उनके बाद मुद्रित की गई। हाँ, पहले वो हाथों से लिखी गई थी और उसके बाद उन्हें मुद्रित किया गया, मतलब छपाई की गई उनकी। ये कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पत्थर पर भी उत्कीर्ण की गई थी। हाँ बिल्कुल, कुछ हस्तशिल्पी जो हस्तलिपि थी उन्हें धातु पर भी उत्कीर्ण किया जाता था। ठीक है, तो फिर जब आप यहाँ पे करेंगे ना तो आप हस्तलिपि जो है, आपने देख लिया कि हस्तलिपि क्या है, हस्तलिपि हाथ से लिखी गई है ना, हाथ से लिखी जाती है। और अभिलेख अगर हम बात करें कि अभिलेख क्या होते हैं, तो अभिलेख जो होते हैं वो पत्थरों पर उकेरे जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है जो आप लोग याद रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने नोट करके लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग ये याद रखें कि एक हस्तशिल्प आप लोगों का केंद्र है, वो आप लोग याद रखना। मुझे भी अभी ये याद नहीं हुआ है पर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि वो कौन सा केंद्र है, तो वो आप लोग अपना याद कर लीजिएगा, क्या पता आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है। हम्म, हस्तलिखित केंद्र है वो आप लोगों का। एक खुदा बख्श नामक, लिख लीजिएगा यहाँ पे, खुदा बख्श। ठीक है, ये स्टार बना के लिख लीजिएगा यहाँ पर, खुदा बख्श ओरिएंटल, ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है, यहाँ पर फारसी, अरबी, है ना, फारसी, अरबी इसकी
हस्तलिपियां हस्तलिपियां रखी हुई हैं, ठीक है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में। ये आप लोगों को आ सकता है, मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी ऐसे थे, बहुत सारी हस्तलिपियां जहाँ रखी हैं, तो वो संस्थान है बहुत सारे, जैसे हमारे दिल्ली में भी है एक, और दिल्ली का जो है उसे कहते हैं शायद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, वहां पे भी बहुत सारी पांडुलिपियां रखी हुई हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है वहां पे पांडुलिपियां हैं बहुत सारी। आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इसी तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ये सेकंड वाला होगा। तो आई होप आप लोगों ने ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करे होंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी आगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।